मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। में मुख्यतः मिजोरम, जहां के करीब 9 जिले हैं, केरला 4 जिले हैं और अरुणाचल प्रदेश। यह ऐसी 3 स्टेट हैं जहां पर कि अभी भी 10% से अधिक कुछ जिलों में हमने केस पॉजिटिविटी को नोट किया है। हम इन स्टेट से डिस्कस करते रहते हैं। हमारा एफर्ट है कि हम टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएं और इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी पकड़ सके, ताकि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को कंट्रोल को वहीं पर रोक सकें। इसी के साथ ही हम आपको अवगत करना चाहेंगे, देश ने कोविड के वैक्सीनेशन कवरेज में नए आयाम स्थापित किए हैं। आप सबको अवगत है कि हमने कुछ ही समय पहले 100 करोड़ डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन देश में किया था और अब वह संख्या बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें तो 125 करोड़ से अधिक देश में अभी तक हम डोजेज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, एडमिनिस्टर कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः फर्स्ट डोज में 79.16 करोड़ डोजेज कवर हुई हैं, जिसके द्वारा देश की 84.3% एडल्ट पॉपुलेशन को हम फर्स्ट डोज कवरेज में कवर कर चुके हैं। इसी के साथ ही सेकंड डोज कवरेज के अंतर्गत 45.92 करोड़ डोजेज देते हुए हमने देश की 49% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन को फुल वैक्सीनेशन कवरेज के द्वारा कवर करने का आयाम स्थापित किया है। इसके लिए मुख्यतः एफर्ट्स हमारे रिसर्चर्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, हमारी स्टेट्स में काम करने वाला हर वह कर्मचारी जिसने इस काम को कंट्रीब्यूट करने में पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से अपने कंटिन्यूस एफर्ट्स के द्वारा यह पर्टिकुलर उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, जहां हमने शुरू में जनवरी माह में अपनी वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया था, वह धीरे धीरे बढ़ते हुए जहां मई के माह में हम लोग अराउंड 19 लाख डोजेज प्रति रोज कर रहे थे, वह बढ़ते बढ़ते अब हम नवंबर के माह में हमने 59.32 लाख डोजेज प्रति रोज के स्तर से हमने कार्य कर डोजेज एडमिनिस्टर देश में की हैं और पिछले माह में ही 17.29 करोड़ डोजेज देश में एडमिनिस्टर हुई हैं। इसी के साथ ही एक और एफर्ट देश में किया गया, जब यह देखा गया कि अभी भी कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट डोज कवरेज को बढ़ाने की आवश्यकता है और साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है लेकिन जिनको सेकेंड डोज दी हुई है और उनको कवर करना है, तो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार उनके आह्वान के चलते हुए हमने घर घर दस्तक एक टीकाकरण अभियान देश में स्टेट के साथ मिलकर शुरू किया, जिसके अंतर्गत हमारा मुख्य प्रयत्न अवेयरनेस क्रिएशन, मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल और साथ में इंश्योर करना कि उनको जो फर्स्ट डोज के ड्यू हैं उनको हम एलिजिबल लोगों को फर्स्ट डोज दें और जो सेकेंड डोज जिनको ड्यू है उनको सेकेंड डोज देते हुए, और यह कार्य भी जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं उन्होंने घर घर जाकर उसको कार्य को किया है। इसी के अंतर्गत इसी एफर्ट्स के चलते हमने देखा है कि पिछले 1 माह में देश में फर्स्ट डोज का कवरेज करीब 5.9% के करीब बढ़ा है, जिसमें कि जैसे अगर हम इंडिया में देखें जहां वह 78.1% था, वह 5.9% हमने उसको ओवरऑल देश में बढ़ते देखा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में फर्स्ट डोज कवरेज का इंक्रीज 8.7% नोट किया गया, वेस्ट बंगाल में 7.7, छत्तीसगढ़ में 7.7% नोट किया गया, तेलंगाना में 7.5% ग्रोथ इन द फर्स्ट डोज कवरेज नोट की गई है, महाराष्ट्र में 6.8 और तमिलनाडु में 6.8% फर्स्ट डोज कवरेज में वृद्धि नोट की गई है। साथ ही इस कार्यक्रम के चलते हमने ओवरऑल देश में 11.7% सेकेंड डोज कवरेज में भी इंक्रीज नोट किया है, जिसमें मुख्यतः 28.7% इंक्रीज इन हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में 25.1% इंक्रीज नोट किया गया, अंडमान निकोबार आइलैंड में 18.5%, जम्मू कश्मीर में 17.6%, गुजरात में 16.9% और इसी तरह हर स्टेट में कंटिन्यूस बेसिस पर एफर्ट किए गए। इसके द्वारा हमने फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कवरेज को अपने देश में बढ़ाने का कार्य किया। इसके संबंध में जब फील्ड में यह कार्य हुआ तो हर स्टेट में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे एफर्ट्स किए गए जिसके द्वारा कि हम अपने वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को बढ़ा सकें। जिस तरह बिहार में एक अधूरा 2 से पूरा एक कैंपेन लॉन्च की गई, टीका एक्सप्रेस या टीका वाली नाव, और विमेन डे में इससे संबंधित कैंपेन, योगा डे में इससे संबंधित कैंपेन, इसी तरह से रिफ्यूजल रेस्पॉन्स टीम यानी कि जहां पर किसी कारणवश एक हेजिटेंसी थी उनको ओरिएंट करना, मोटर बाइक रिलेटेड वैक्सीनेशन टीम और साथ ही स्कूल लेवल पर अवेयरनेस जैसे कार्य किए गए। हिमाचल प्रदेश में एक कैंपेन ली गई जिसका नाम दिया गया सुरक्षा के रंग ना होंगे फीके जब समय पर लगेंगे 2 टीके।
हरियाणा में इसी तरह बुलावा टोली के द्वारा वैक्सीनेशन टीम के साथ एक विलेज लेवल टीम भी गई जिसने लोगों को मोबिलाइज किया। महाराष्ट्र में इसी तरह कमेटी ऑफ सरपंचेज और जो फील्ड वर्कर्स थे उन्होंने मोबिलाइजेशन का कार्य किया। मणिपुर में रिलीजियस लीडर्स ने सहयोग दिया और साथ ही बाजार हाट में, मार्केट प्लेसेस में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी इससे संबंधित स्पेसिफिक ड्राइव ली गई। साथ ही जो टीम अच्छा कार्य कर रही थी उनको प्रोत्साहन देते हुए डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन ने उनको अवार्ड्स भी दिए। आंध्र प्रदेश में इसी तरह कला जाथा और डंडोरा के द्वारा इसकी पब्लिसिटी की गई। झारखंड में नुक्कड़ नाटक और रैंप और वॉल राइटिंग के द्वारा इस कार्यक्रम को बढ़ाया गया। इसी को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि देश के हर कोने कोने में इस पर कार्य किया गया। जैसे कि कुछ फोटोग्राफ्स हम आपको दिखा रहे हैं। मेहसाना गुजरात में, खेल घड़ी टोला में देवराजनगर में, नाहरगढ़ इन राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और बिहार। इसी तरह देश के हर प्रांत में इस ड्राइव को एक बहुत ही चित्त शुद्धि से, एक बहुत ही हृदयपूर्वक इसके ऊपर कार्य करते हुए इसको बढ़ाया जा रहा है। साथ ही जब एक स्थाई पर हम टीका कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके सामने ग्लोबल सिनेरियो भी प्रस्तुत करना चाहेंगे। इसमें हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे कि अभी भी ओवरऑल बेसिस पर देश में, दुनिया में सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है और जिसमें कि मुख्यतः यूरोप में पिछले एक हफ्ते के अगर केसेस देखे जाएं दुनिया के, तो 70% केसेस यूरोप से आए हैं। अगर वीक एंडिंग 28 को देखें तो करीब 2.75 लाख नए केसेस यूरोप में आए हैं और 29,000 से अधिक डेथ्स पिछले एक हफ्ते में यूरोपियन रीजन में नोट की गई हैं। और उसी के कंपैरिजन में साउथ ईस्ट एशिया रीजन यानी यूरोपियन रीजन में नोट की गई हैं। और उसी के कंपैरिजन में साउथ ईस्ट एशिया रीजन यानी कि वह प्रांत जिसमें कि इंडिया भी है और ऐसे 11 देश आते हैं, तो वहां पर करीब पिछले एक हफ्ते में केवल 1.2 लाख केसेस आए हैं, जो कि पूरे दुनिया के 3.1% केसेस ही हैं। तो हम देखें कि एक स्थाई पर अभी हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया रीजन में केसेस में एक कमी नोट की जा रही है। दूसरे स्थाई पर एक इक्वल चैलेंज के रूप में यहां हम देखते हैं कि यूरोप में करीब दुनिया के 70% केसेस आ रहे हैं। WHO ने इस सिचुएशन को एनालाइज भी किया और वह एनालिसिस हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। जैसे कि WHO ने बताया कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स यानी कि जिस विषय में हम कंटिन्यूस बेसिस पर बात करते रहे हैं, विच इज यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन, तो उसके बारे में WHO ने कहा है कि लैक्सिटी इन पब्लिक हेल्थ मेजर्स एक मुख्य कारण है कि जो हमने यूरोप में इन केसेस में बढ़ोतरी नोट की है। अगर आप देखें तो पाएंगे कि जर्मनी में केसेस एक बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑन ए डेली बेसिस में करीब 75,000 के करीब केसेस भी आ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम्स में मल्टीपल सर्जेस नोट की गई हैं और करीब 47,000 केसेस अभी आ रहे हैं। फ्रांस में केसेस में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है और बेल्जियम में भी केसेस में एक अधिक संख्या में नोट किए जा रहे हैं, जिसके बारे में मुख्यतः हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले 2 महीनों में ही कोविड केसेस और डेथ्स यूरोप में ऑलमोस्ट डबल हुई हैं और जिसका कारण WHO ने एनालिसिस कर जो बताया है वह यह है कि रिलैक्सेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स यानी कि यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। साथ ही जब ये रिलैक्सेशन लाए गए और केसेस में बढ़ोतरी नोट भी की गई, तब यह पाया गया कि उसके बाद जब फिर से मेजर्स को इनको इंट्रोड्यूस किया गया तो या तो वह स्लो इंट्रोड्यूस किए गए या उस जिस लेवल का इंपैक्ट होना चाहिए, जिस लेवल की दृढ़ता होनी चाहिए, उस लेवल से उस पर कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण भी वहां पर केसेस में कमी नहीं पाई जा रही है। इसके साथ ही तीसरा मुख्य अंश जो WHO ने बताया है वह यह है कि लो वैक्सीनेशन कवरेज कुछ देशों में और स्पेशली वहां पर जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसका कवरेज न होना भी एक हाई डेथ रेट का कारण है। हम आपके सामने यह डेटा इसलिए लाना चाहते हैं कि हम यह बताना चाहते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 2 साल की इस सतत लड़ाई में हमारे सामने कुछ लर्निंग्स हैं। वह यह है कि जब भी हम देखते हैं कि केसेस कम होते हैं तो कुछ लेवल ऑफ रिलैक्सेशन कम्युनिटी लेवल पर भी हम महसूस करते हैं। जरूरी यह है कि इस चैलेंज को कंटिन्यूस बेसिस पे समझते हुए इसमें कोई भी रिलैक्सेशन हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, यह हम आपके सामने सबमिट करना चाहते हैं। इसी संबंध में एक और नया चैलेंज कंसर्न ओमिक्रॉन, जिसका टेक्निकल नेम है B1.1.529, यह दुनिया में नोट किया गया है। इसके विषय में कुछ फैक्ट्स हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे।
उसके बारे में बताने से पहले हम WHO का वह फ्रेमवर्क जिसके द्वारा कोई भी वेरिएंट नोट किया जाता है आपके सामने रखना चाहते हैं। WHO ने बताया है कि कोई भी म्यूटेशन को वह 3 तरीके से एनालाइज करते हैं। एक होता है वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा और सबसे अधिकतम श्रेणी में रखा जाने वाला वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग हम किसको कहते हैं? वह म्यूटेशन जो कि किसी वायरस में पाई जाए जिससे एक सस्पेक्ट है कि वह फ्यूचर एक रिस्क हो सकती है, और उसके लिए और एविडेंस की जरूरत है कि उससे क्या हमारा पब्लिक हेल्थ मेजर्स इंपैक्ट होते हैं, क्या हमारे को कुछ और अधिक कार्य करने की जरूरत है, तो उसको हम वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में लेते हैं। उसके बाद ही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उससे अधिक श्रेणी में अगर कोई म्यूटेशन पाई जाती है तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वह म्यूटेशन है जिससे कि ये प्रिडिक्शन हो सकती है कि वो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि वायरस का ट्रांसमिशन, वायरस के द्वारा की जाने वाली बीमारी की सीवियरिटी, या वायरस के द्वारा इम्यून एस्केप और डायग्नोस्टिक, जो हमारे डायग्नोस्टिक किट्स हैं या हमारी दवाइयां हैं, वह उस पर विफल हो जाएं। अगर ऐसा प्रिडिक्शन या सस्पेक्ट हो अगर, तो उस पर्टिकुलर केस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। और ऐसे केसेस जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांसमिसिबिलिटी और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल क्लस्टर्स के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, और जिससे ओवरऑल एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को खतरा हो सकता है, उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में बताया जाता है। उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सबसे अधिकतम श्रेणी में रखे जाने वाले म्यूटेशन, उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को जिससे कि प्रिडिक्शन के अलावा भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव इंपैक्ट भी दिखता है कि यह जो इसमें चेंजेस आए हैं म्यूटेशन में, इससे या तो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है या पब्लिक हेल्थ मेजर जो हम ले सकते हैं उनका इंपैक्ट जो है उसका नहीं होगा, उसकी जो डिजीज की सीवियरिटी बढ़ सकती है। जिस तरीके से वह पर्टिकुलर वेरिएंट अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है तो जो डिजीज की सीवियरिटी या क्लिनिकल डिजीज की प्रेजेंटेशन है वह और सीवियर रूप में हमारे सामने आ सकती है, या हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, थेरेप्यूटिक्स हैं, वो इंपैक्ट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई एक फीडबैक होता है या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसके बारे में उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में बताया जाता है। तो इसी अगर एक फ्रेमवर्क को समझते हुए अब हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को 2 देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गोटांग प्रोविंस से, और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोत्सवाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को, तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद इसको 2 दिन बाद ही यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, इस पर्टिकुलर वेरिएंट से संबंधित केसेस की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है। और जैसे कि 27 को 5 नए देश, 28 नवंबर को 2 देश, 29 नवंबर को 4 और देश, इसी तरह से अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को नोट किया गया। इससे संबंध में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं, और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसमें मुख्यतः सबसे अधिक केस साउथ अफ्रीका में है, उसके बाद अधिक केस बोत्सवाना में, नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, पोर्चुगल और घाना ऐसे देशों में नोट किए गए हैं। इसी से संबंध में हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि एविडेंस और आनी बाकी है, कि हो सकता है कि ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी हो इसकी, और इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी हो। तो जो इसमें जो म्यूटेशन पाए गए हैं उससे एक प्रिडिक्शन जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट इन वॉशिंगटन है और हार्वर्ड चैन स्कूल से है पब्लिक हेल्थ से, तो उनकी एक प्रेडिक्शन, एक मॉडलिंग के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो, और जो ये वायरस होता है जहां पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसमें काफी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया, और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है।
उसी एक मॉडलिंग के स्वरूप में उन्होंने जैसे कि दिखाया, हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे ये पर्टिकुलर वेरिएंट अपीयर करता है, कि हो सकता है कि ये चाहे बीटा वेरिएंट रहा हो, चाहे डेल्टा वेरिएंट रहा हो, उसको भी ये अधिक गति से आउटपेस कर सकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि डे सिंस इमरजेंस, अगर इस ग्राफ में देखें तो मॉडलिंग के द्वारा उन्होंने एक प्रिडिक्शन की है, जिसको फर्दर एनालाइज करने की जरूरत है, जिसको फर्दर और समझने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये रेड लाइन के द्वारा B1.1.529 यह ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसमें बहुत अधिक गति से, अधिक स्पीड से केसेस ओवरऑल आने शुरू हो जाते हैं विजावी डेल्टा एंड बीटा। बट यह एक मॉडलिंग है, इसको और फर्दर समझने की जरूरत है, इसको और एविडेंस के द्वारा हमें इसको एनालाइज करने की जरूरत है। और इसी से संबंध में हम WHO के जो इनपुट्स हैं, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और सीवियरिटी के बारे में भी आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। WHO ने बताया है कि इसमें करीब 45 से 52 के करीब ओवरऑल म्यूटेशन नोट की गई हैं, जिसमें से करीब 26 से 32 म्यूटेशन जो हैं वह स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड हैं। और इसमें से कुछ ऐसी म्यूटेशन है जो अभी भी दुनिया में पाए गए जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे उनमें भी पाई गई हैं, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या डेल्टा हो, तो कुछ वेरिएशंस उसमें भी कॉमन हैं। और WHO की जो हमारे को इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से RT-PCR टेस्ट इसमें क्योंकि सीक्वेंस कंफर्मेशन में एक एड कर सकता है, इसको एक मार्कर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, एंड इट कैन बी यूजफुल इन अर्ली प्रोबेबल डिटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन ऑल्सो। साथ ही उन्होंने कहा है कि चांसेस हैं कि यह अधिक ट्रांसमिसिबल हो और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी, जो हमारे सेल से बाइंडिंग एफिनिटी है, शायद कुछ अधिक हो, जिससे कि इसको सेल को अटैच होने में एक चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। ट्रांसमिशन के बारे में उन्होंने बताया है कि यद्यपि अर्ली डेटा यह बताता है कि इसका ग्रोथ रेट अभी काफी ज्यादा है, लेकिन कितना ट्रांसमिसिबल है इसके लिए और एविडेंस की जरूरत है। यह काफी अर्ली अंडरस्टैंडिंग है और इसको हमें एविडेंस के बेस पर फर्दर समझने की जरूरत है। डिजीज सीवियरिटी के बारे में भी उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट अब तक आई है उसमें माइल्ड टू सीवियर केसेस पाए गए हैं, लेकिन जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, तो उसमें उनका कहना यह है कि यह जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ा हो, यह भी हो सकता है कि अधिक संख्या में केसेस आने की वजह से भी अधिक संख्या में लोग हॉस्पिटल में जा रहे हों। तो इससे इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ केसेस के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, फर्दर एविडेंस की जरूरत है। इसी के साथ ही WHO ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं, जिसमें कि उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि उन्होंने बताया है कि चाहे वह यूज ऑफ मास्क हो, अपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस हो, हम हमेशा कहते रहे हैं कि इंडोर स्पेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें और हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। तो WHO ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि यह सारे टूल्स आज भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो इस वायरस के बारे में आज हम ले सकते हैं वह यह है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ के आज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो इस वायरस के बारे में आज हम ले सकते हैं वह यह है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ के आज तक के करे हुए कार्य हैं वही कार्य हमें करते रहना है। साथ ही WHO ने यह भी कहा है कि जो हमारा PCR RT-PCR टेस्ट है वह ओमिक्रॉन इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है और इसमें एक पर्टिकुलर एस जीन टारगेट फेलियर, जो कि सर और फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे, तो एस जीन टारगेट फेलियर नोट की जाती है। तो जो 3 जीन्स के संबंधित RT-PCR टेस्ट होते हैं उसके द्वारा एक प्रोबेबल अंडरस्टैंडिंग कि यह ओमिक्रॉन वायरस म्यूटेशन इस पर्टिकुलर केस में है उसको भी डिटेक्ट करने की संभावना इजी हो जाती है। तो इसके द्वारा भी हम RT-PCR टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। यह भी एक चीज WHO ने हमें बताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो हमारे क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग दवाइयां हैं, वह इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए अभी दे रिमेन अनचेंज, वही मेथोडोलॉजी हमें यूज करनी है। वैक्सीन के बारे में उन्होंने बताया है कि अभी इंपैक्ट ऑन वैक्सीन को और एविडेंस की जरूरत है, जिसके बेसिस पे समझने की जरूरत है कि उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि अगर ओमिक्रॉन से कोई ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते भी हों तो भी हमारे यहाँ जैसे कि एंटीबॉडी रेस्पॉन्स के साथ साथ टी सेल रिलेटेड इम्यूनिटी है, वह इम्यूनिटी इसके लिए यूजफुल होगी। इसमें मुख्यतः जो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे कि WHO ने एक बहुत मुख्य बात ये कही है कि वैक्सीन
वैक्सीन पे हमें ध्यान देना है और साथ ही वैक्सीन के अलावा भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि दवाई भी कड़ाई भी, तो उसी तरीके से यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन भी हमारे लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करें वैक्सीनेशन के बाद भी। तो इस विषय में हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वैक्सीन अलॉन्ग विद वैक्सीन ऑल अदर मेजर्स हैव टू बी कंटिन्यूड। साथ ही देश में जैसे ही हमें इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में खबर आई दुनिया से, तो हमने अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी को थोड़ा और रेस्ट्रिक्ट किया और उसके बेसिस पर कार्य शुरू किया। तो आप स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि कितनी बुरी तरह से ओमिक्रॉन तमाम देशों में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और केरल वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा कोविड के केसेस हैं, और ये भी बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और मास्क पहनना अभी भी तमाम कोविड के नए वेरिएंट्स को रोकने में कारगर है।